आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए बस। और जो हमारी कैटरैक्ट की सर्जरी में इन्वॉल्व होता है वो ब्लॉक पता होना चाहिए। इतना ही डीप हमारे क्वेश्चन में जा सकता है। ठीक है। अब डिजीज ऑफ ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। ऑर्बिट की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या बोन है, क्या क्या मसल्स हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिजीज के बारे में। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पहली डिजीज जो ऑर्बिट में होती है। दूसरा है कैवर्नस साइनस थ्रम्बोसिस, जो कि साइनस में, बेसिकली साइनस में होती है। ऑर्बिट से भी इसका हल्का सा फुल्का कनेक्शन होता है। तो हमारा अब तीसरी आती है एक्सोऑप्थेल्मोस और चौथी आती है एंडोऑप्थेल्मोस। ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस तो इंपॉर्टेंट है ही, तीसरी इंपॉर्टेंट है एक्सोऑप्थेल्मोस और एंडोऑप्थेल्मोस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की बात करें तो पुरलेंट इन्फेक्शन होता है, यानी कि इसमें क्या मिलेगा, हमें डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? एक तरह का कोई इन्फेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्मल आई, ये आपको बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या हो गया है, पूरी आई में जो इसकी लिड्स हैं वहां पे दोनों तरफ ऊपर नीचे पूरी स्वेलिंग हो गई है। तो इस तरह से कुछ हमारा दिखाई देता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। कहीं से भी किसी तरफ से भी आइटिस लग गया तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस यानी ऑर्बिट की सेल्स में इन्फ्लेमेशन। ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन किस तरह का होगा? पुरलेंट होगा। पुरलेंट का मतलब होता है उसमें पस का फॉर्मेशन होगा। एनी एज में हो सकता है और सेक्स कैन गेट इन्फेक्टेड। किसी भी तरह का कोई भी मेल हो फीमेल हो वो इन्फेक्टेड हो सकता है इससे। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, किसका म्यूट है? अन जो अन जो लेटरली होता है यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब क्या है? यूनिलैटरली का मतलब है कि यानी किसी एक आंख में, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, किसी एक आंख में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। कैन बी यूज बाय नाइट बोरिंग पार्ट टीथ फेस एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी। किसी भी तरह से कॉज हो सकता है, यानी कि इसका जो रीजन होगा होने का, वो किसी भी जो इसके अगल बगल के पड़ोसी जो जितने भी तरह के हमारे पार्ट्स हैं उनकी वजह से होता है। जैसे कि टीथ हो गई, फेस में कहीं इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है, इंजरीज है, वो पेनिट्रेट करके हमारे ऑर्बिट के सेल्स में इन्फेक्शन कर दे रहा है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जा रहा है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये यूजुअली यूनिलेटरल है? तो यस, ये यूनिलेटरल होता है। किसी भी एज में किसी भी सेक्स को, मेल हो या फीमेल, उसको हो सकता है। यस, हो सकता है। और किस तरह का होता है? माइक्रोपुरलेंट, म्यूकोपुरलेंट, नॉन पुरलेंट, या फिर ओनली वाटरी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा? तो नहीं, वाटरी डिस्चार्ज नहीं, पुरलेंट यानी कि पस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं यहाँ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से। चलिए, तो ट्रीटमेंट की बात कर ले तो हॉट कंप्रेस दिया जाता है। जो गीला कपड़ा हो गया, सॉरी, गर्म कपड़ा हो गया, या फिर किसी तरह की कॉटन को गर्म चीजों से इसमें क्या किया जाती है, सेकाई की जाती है, हॉट कंप्रेस। एंड मॉडर्न ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाई जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो चलाई जाती है। एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी चलाई जा सकती है। एंड एब्सेंस इज फॉर्म्ड इन सीजर एंड ड्रेनेज इज डन प्रॉपरली। और अगर उसमें किसी तरह का ड्रेनेज पस वगैरह बचा हुआ है तो इंसीजन करके उसको प्रॉपरली उसको ड्रेन करा दिया जाता है, ताकि वहां पे किसी तरह की कोई गांठ वगैरह ना बने। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी डिजीज जो हमारी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये क्या होती है? थ्रम्बोसिस यहाँ ने आपको ब्लड क्लॉट होगा। थ्रम्बोसिस का मतलब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग से है। इन द कैवर्नस साइनस, जो हमारा साइनस देख रहा है पूरा का पूरा नाक का एरिया जो पूरा कवर करता है, हमारे आंख से थोड़ा बहुत उसका रिलेशन होता है साइनस का एरिया। वहां पे अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हमारे साइनस में, तो वो क्या करता है, आई सॉकेट्स में चला जाता है और पूरे के पूरे स्पेस को इन्फेक्ट कर देता है, वहां ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है। तो कैवर्नस साइनस इज अ होलो स्पेस अंडर द ब्रेन बिहाइंड ईच आई सॉकेट। पूरा का पूरा जो हमारा आई है और ब्रेन है उसके पीछे, बिहाइंड आई के पीछे एक ऐसा खाली होलो स्पेस होता है। वहां पे किसी तरह की कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो हमारा कॉज हो जाता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। मेजर ब्लड वेसल्स कैरी थ्रू इट, यहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं और उनमें अगर किसी तरह का कुछ भी क्लॉटिंग वगैरह पाया गया तो उसे हम कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारी आईबॉल हो गई, और ये हमारा ब्रेन का एरिया यहाँ से है।
और ये एरिया जो है खाली स्पेस, ये हमारा कैवर्नस साइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई ब्लड, इतनी सारी आर्टरीज जा रही है, आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी नीली नीली। अब अगर यहाँ पे किसी तरह की क्लॉटिंग हो गई, वेन्स और आर्टरीज जो भी सब जा रही है, तो वो क्या कर देंगी, हमारा कैवर्नस साइनस को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से हमें क्या होने लगता है, पेशेंट को हेडेक मिलता है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है, बाइलेटरल पेरी ऑर्बिटल इडिमा देखने को मिल सकता है, यानी कि उसके आंख में दोनों तरफ से, दोनों आंख में। सेलुलाइटिस में क्या देख रहे थे कि यूनिलेटरल है, और अब आप क्या देखोगे कि पेरी ऑर्बिटल इडिमा, इडिमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। पेरी ऑर्बिटल का मतलब कि पूरे के पूरे ऑर्बिट के पूरी की पूरी पेरीफेरी पे, यानी चारों तरफ स्वेलिंग मिल रही है और दोनों आंख में मिल रही है। ठीक है, और डबल विजन की प्रॉब्लम है, साथ साथ पेशेंट को हेडेक भी है। ठीक है, और आपको देखने को मिल सकता है कि उसकी क्रेनियल नर्व्स में पैल्सी भी हो सकती है, और कंफ्यूजन, उसको किसी इमेज में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कंफ्यूजन मिलेगा। तो इस तरह की जो सिम्टम है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये भी एक ऑर्बिट की डिजीज है जो ऑर्बिट में होती है, इसलिए इसमें इसको हमने यहाँ कवर किया। और ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां क्लॉट हो गया है, तो जब तक उसकी क्लॉटिंग हटेगी तब तक कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाने के लिए उसमें एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रोप्टोसिस की, या फिर एक्सोऑप्थेल्मोस जिसको कहते हैं। टोसिस नहीं है, ये प्रोप्टोसिस है। तो प्रोप्टोसिस को हम एक्सोऑप्थेल्मोस कहते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं आपके, है ना। तो इसको याद रखेंगे कि इसका दो नाम है, प्रोप्टोसिस और एक्सोऑप्थेल्मोस। फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल, फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ। ठीक है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल ऑन द ऑर्बिटल मार्जिन। एक मार्जिन होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मार्जिन है, वहां पे उसकी आईबॉल सिचुएटेड है, और दूसरी वाली क्या है, उससे थोड़ी सी आगे है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया वहां पे। तो ये हमारा कहलाता है प्रोप्टोसिस। पैसिव और मैकेनिकल प्रोटोर्शन ऑफ आईबॉल, यानी जो हमारा पैसिव होगा और सटल तरीके से होगा और प्रॉपर दिखाई देगा, हम उसका जो प्रोटॉर्सन है, यानी उसका जो उभरापन है, वो प्रॉपर आईबॉल का दिखाई देगा, उसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। एक्सोऑप्थेल्मोस भी जो होता है वो एक्टिव प्रोटॉर्शन होता है, यानी कि कुछ ही दिनों में आपको अचानक से जो उसका एक्टिव फॉर्म में जब होगा, तो उसको हम एक्सोऑप्थेल्मोस कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अगर पैसिव है, यानी धीरे धीरे सटल तरीके से हो रहा है, अचानक से नहीं हो रहा है, और जब थोड़ा सा एक्टिवली होता है तो उसे हम एक्सोथर्मोस कहते थे, लेकिन दोनों चीजें एक ही है। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना है एक्टिव पैसिव, बस याद रखना है कि प्रोप्टोसिस और एक्सोथर्मोस एक ही चीज है। और क्या होता है इसमें, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने कर दिया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस की बात कर ले, तो हमारे पास यूनिलेटरल में तीन चार तरह के टाइप्स देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेमेटरी लीजन्स की वजह से हो सकता है, वस्कुलर डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, और अगर किसी तरह का कोई ऑर्बिट में सिस्ट या ट्यूमर है तो उसकी वजह से आंख बाहर आ सकती है, और सिस्टमिक डिजीज, सिस्टमिक डिजीज में भी हमें यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस देखने को मिलता है। अब बाइलेटरल प्रोप्टोसिस किसमें देखने को मिलता है, डेवलपमेंटल एनोमलीज। बाइलेटरल प्रोप्टोसिस तभी देखने को मिलेगा जब किसी बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट, जब वो माँ के गर्भ में था तो वहां पे नहीं हो पाया, वूम में था मदर की, तो वहां पे उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो आपको देखने को मिल सकता है कि उसकी दोनों ही आंख बाहर की तरफ है ना, कोई एक आंख नहीं है, दोनों ही आंख में प्रोप्टोसिस जैसी कंडीशन बन रही है। तो बाइलेटरल प्रोप्टोसिस डेवलपमेंटल एनोमलीज की वजह से हो सकते हैं। एंड इंडोक्राइन एक्सोथेल्मस, यानी कि उसकी इंडोक्राइन ग्लैंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तब भी बाइलेटरल प्रोप्टोसिस होने के चांसेस होते हैं। और किसी तरह की चोट, लीजन में और ट्यूमर में, ट्यूमर अगर वन साइडेड है तो एक ही आंख निकलेगी, लेकिन अगर ट्यूमर बाई चांस दोनों साइड में है तो दोनों की दोनों आंख बाहर आ सकती है। तो बाइलेटरल प्रोप्टोसिस के होने के कई तरह के रीजंस हैं। तीसरा बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या होगा प्रोप्टोसिस में, किसी तरह की दवा से इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए ऑपरेशन या फिर बायोप्सी की जाती है, सर्जिकल इंसीजन किया जाता है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आंख को निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं, पूरी की पूरी आंख निकाल देते हैं, या फिर रेडिएशन के थ्रू उसकी सिकाई करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपनी कंडीशन पे रुक जाता है या थोड़ा बहुत श्रिंक भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके ट्रीटमेंट की बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन डिटेल एंडोक्राइन एक्सोप्थेल्मोस की। एंडोप्थेल्मोस, एक्सोप्थेल्मोस, एक्सोप्थेल्मोस इन द थायराइड डिसऑर्डर इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है।
बहुत जल्दी और रैपिड तरीके से थायराइड डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन को है, तो वहां पे उसको जो प्रोप्टोसिस है, एक्सोऑप्थेल्मोस है, देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंडोक्राइन एक्सोऑप्थेल्मोस कहते हैं। इंडोक्राइन एक्सोऑप्थेल्मोस किसकी वजह से होगा? थायराइड में प्रॉब्लम की वजह से, थायराइड डिसऑर्डर होगा तब एंडोक्राइन एक्सोऑप्थेल्मोस हो सकता है। या फिर ग्रैव ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है, इस डिजीज में भी हमें एंडोक्राइन ऑप्थेल्मोमॉस की एक्सोऑप्थेल्मोस की तरह ही देखने को मिलता है। तीसरा क्या है? कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल प्रोप्टोसिस इन अडल्ट। जो बहुत कॉमन कॉज है यूनिलेटरल और बाइलेटरल प्रोप्टोसिस का, वो क्या है? एंडोक्राइन एक्सोऑप्थेल्मोस यानी थायराइड डिसऑर्डर। ठीक है। अब दूसरा आता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस तरह के पेशेंट में यूज किया जाता है, जिसको हम ड्यूस एक्सोऑप्थेल्मोमीटर कहते हैं। ड्यूस या फिर लेड्यूस, जो भी आप पढ़ो। लेड्यूस एक्सोऑप्थेल्मोट जो मीटर है, वो क्या करता है? मेजरमेंट करता है प्रोप्टोसिस का। जब भी किसी पेशेंट को प्रोप्टोसिस हुआ रहता है, तो इससे मेजर करके हम क्या करते हैं, ऐसे स्केल जैसा फॉर्मेशन होता है और उससे मेजर किया जाता है कि मार्जिन से कितना बाहर है आई। ठीक है। और जो एपेक्स ऑफ कॉर्निया एंड लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन लेस देन 20 mm, इसमें जो ध्यान रखा जाता है कि अगर एक्सोएप्थेल्मोस है तो लेस देन 20 mm होगा, और अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को एक्सोएप्थेल्मोस हो चुका है। ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज होता है। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि प्रोप्टोसिस, इसका रिलेशन किससे है? एक्सोऑप्थेल्मोमीटर का, ड्यूज एक्सोऑप्थेल्मोमीटर किससे रिलेटेड है? तो वो प्रोप्टोसिस से रिलेटेड है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट, इंडोऑप्थेल्मोस क्या होता है? इंडोऑप्थेल्मोस रेयर कंडीशन है। इनवर्ट प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल, यानी कि जो आईबॉल है उसका अंदर की तरफ धस जाना है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक बच्चे की आंख नॉर्मल है, दूसरी धसी हुई है, तो ये इसको कहते हैं इंडोऑप्थेल्मोस। स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अबनॉर्मल है, प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, तब इसमें देखने को मिलता है एंडोऑप्थेल्मोस। और ये कैसी कंडीशन है? रेयर कंडीशन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और एट्रोपी ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट, अगर किसी तरह के ऑर्बिटल कंटेंट, यानी जितने भी ऑर्बिट में बहुत तरह के कंटेंट है, अभी हमने पढ़ा मसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है और लिम्फेटिक वेसल्स है। तो अगर इसमें क्या हो जाता है, किसी तरह का कुछ एट्रोपी हो जाता है, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तब हमें देखने को एंडोऑप्थेल्मोस मिल सकता है कि आंख अंदर की तरफ धंस जा रही है। ठीक है। ये हमारा था आज का। इसके भी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकली होते हैं, किसी तरह की कोई मेडिसिन देने से फायदा नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका था आज का ऑर्बिट का टॉपिक, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स करेंगे। यहाँ